हमने ग्रेविटेशन का चैप्टर चालू किया था, तो उसके अंदर केप्लर्स लॉ हमने कर दिया था एज पर एनसीईआरटी। हालांकि वो एक करेक्ट ऑर्डर नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। हम अब ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में बात करेंगे। देखिए ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी, है ना। ग्रेविटेशन फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी is force of attraction between two masses, force of attraction between two masses, two mass bodies, है ना। अब आप ध्यान दीजिए, एक्चुअली क्या होता है कि गॉड ने या नेचर ने 4 फंडामेंटल फोर्स क्रिएट किए हैं जो आपने पढ़े थे। देखो सबसे पहले मैं आपको जो 4 फंडामेंटल फोर्स आपने पढ़े थे ना चैप्टर 1 में, 4 फंडामेंटल फोर्सेज, ये आपने चैप्टर 1 में पढ़े थे। सबसे पहला जो फोर्स था वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही था, एंड दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था? वीकेस्ट फोर्स था, सबसे कमजोर फोर्स यही है ना। अब सबसे कमजोर फोर्स है नेचर का, लेकिन ये आपके लाइफ में सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व होता है। तो सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व इसलिए होता है कि ये मतलब काफ़ी बड़ी रेंज के अंदर है। ओके, दूसरा जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है तो स्ट्रॉन्ग, लेकिन ये ऑब्जर्व होता है चार्ज पार्टिकल्स में, जो ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो टाइनी पार्टिकल्स में ऑब्जर्व होता है, और कभी कभी जो है ना हैवी लाइटनिंग वगैरह होती है, थंडर स्टॉर्म होता है, उस सब में भी हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा फोर्स होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा होता है वीक इंटरेक्शंस। वीक इंटरेक्शंस एक्चुअली अब देखिए, ये जो 4 फंडामेंटल फोर्स थे, है ना, तो इन चारों फोर्सेज के अंदर जैसे ये किस पार्टिकल के बीच में लगता है, देखो ये मासेज के बीच लगता है। किसके बीच लगता है? मासेज। ये किसके बीच लगता है? चार्जेज एंड मैग्नेट्स। चार्जेज एंड मैग्नेट्स, मैग्नेट्स, चार्जेज एंड मैग्नेट्स, इनके बीच में लगता है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये न्यूक्लियर पार्टिकल्स के बीच लगता है, न्यूक्लियॉन्स, है ना। न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं ना उनके बीच लगता है। तो ये न्यूक्लियर पार्टिकल्स होते हैं, न्यूक्लियॉन्स, न्यूट्रॉन वगैरह जो होते हैं ना उनके बीच लगता है, न्यूक्लियर पार्टिकल्स के बीच। सवाल ये उठता है ये लगते ही क्यों है फोर्स? जैसे 2 मासेज के बीच ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, क्यों लगता है जी? 2 चार्जेज के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, क्यों लगता है? 2 मैग्नेट्स के बीच मैग्नेटिक फोर्स लगता ही क्यों है? ये इसके कारण है। इसके कारण जो है ना वो साइंटिस्ट ने इमेजिनरी बताए हैं, अभी तक कंफर्म नहीं है ना। तो वो क्या कहते हैं साइंटिस्ट कि ये फोर्स तब लगते हैं जब कुछ पार्टिकल्स का क्या होता है, मतलब एक्सचेंज होता है। जैसे 2 मास हैं, अब 2 मास के बीच में अट्रैक्शन लगेगा। जैसे मान लो ये अर्थ है और ये सन है, अब सन और अर्थ के बीच में अट्रैक्शन लगेगा, तो क्यों लगेगा? हो क्या रहा है आखिरकार? सन और अर्थ के बीच में कोई रस्सी तो नहीं बंधी हुई है, हैं? जैसे अर्थ यहाँ है, सन वहाँ है, अट्रैक्शन लग रहा है, तो भैया क्यों हो रहा है? तो इसके लिए उन्होंने कहा कि इमेजिनरी पार्टिकल्स, ग्रेविटॉन्स जो है उनका ट्रांसफर होता है। अर्थ के ग्रेविटॉन सन के पास जाते हैं और सन के ग्रेविटॉन अर्थ के पास आते हैं, और ये ग्रेविटॉन्स आपस में आते जाते रहते हैं, और ये ग्रेविटॉन्स एक तरह का स्ट्रॉन्ग पाथ क्रिएट कर देते हैं, उस वजह से फोर्स लगता है, ऐसा साइंटिस्ट ने बताया। दिस ग्रेविटॉन्स आर कंसिडर्ड एज एनर्जी पार्टिकल्स। यहाँ पर जो है ना फोटॉन्स को बताया, फोटॉन्स को बताया कि भाई फोटॉन्स जो है उनके बीच आपस में लेना देना, आना जाना होता रहता है, इसलिए वो फोर्स लगता है ना। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि मेसॉन्स, बोसॉन्स, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं
तो वो जो है ना मेसॉन्स एंड बोसॉन्स, ये इनका जो है ना इधर उधर ट्रांसफ़र होता रहता है और ये इसलिए फोर्सेज लगते हैं। तो चलिए, ये तो एक अलग तरह की बात हुई। ये तो फोर्सेज के लगने के एक इमेजनरी रीजन है, ये भी कंफर्म नहीं है अभी तक कि ऐसा ही लगता है, लेकिन हाँ फोर्स लगता जरूर है। हम बात करेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की, राइट। सबसे पहली बात तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की जब बात करते हैं तो इट इज अट्रैक्शन फोर्स। इट इज अट्रैक्शन फोर्स, मतलब इसमें रिपल्सन का कोई चांस नहीं है। एक्ट्स बिटवीन द टू मास बॉडीज, acts between two mass bodies. Two mass bodies. तो ध्यान दो, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है ये एक अट्रैक्शन फोर्स है, एक्ट्स बिटवीन टू मास बॉडीज। नंबर 3, ओवेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओवेज इनवर्स स्क्वायर लॉ it is a central force. It is a central force. It is a central force, है ना। अब देखिए सेंट्रल फोर्स क्या चीज होती है। देखिए सेंट्रल फोर्स is such a force. Central force is such a force which is controlled from a center, fixed center, है ना, from a fixed center, मतलब एक फिक्स सेंटर से इसका कंट्रोल होता है। एंड दैट इज सेंटर ऑफ मास, जो मास का सेंटर है वहां से कंट्रोल होता है ना। तो देखिए ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज controlled from the center of mass. सेंटर ऑफ मास से कंट्रोल होता है साहब ग्रेविटेशनल फोर्स का, राइट। अच्छा जी, दिस फोर्स obeys न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। या दिस फोर्स वर्क्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब आप थोड़ा इस बात पे ध्यान दीजिए। देखो होता क्या है कि जैसे बड़ी बड़ी बॉडीज के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, सन और अर्थ के बीच में, सन और मून के बीच, अर्थ और मून के बीच में, हाँ सन और मून के बीच भी लगता ही है, सॉरी की कोई बात नहीं है। तो दिस फोर्स वर्क्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये तो ठीक है, लेकिन छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच भी लगता है। हाँ जी, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच भी लगता है, मतलब मेरे और इस बोर्ड के बीच भी लग रहा है, सबके बीच लगता है ग्रेविटेशन फोर्स। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो देखो फोर्स ऑफ ग्रेविटी between two massive bodies or mass particles, or between two mass particles. तो ध्यान दीजिए, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन टू मासिव बॉडी और बिटवीन टू मास पार्टिकल्स,
or between two mass particles is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of the distance. ये बात है। अब ध्यान दीजिए, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन टू मासिव बॉडीज और बिटवीन टू मास पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इट इज ऑलवेज अट्रैक्शन। ये भी एक लॉ का पार्ट ही है। इट इज ऑलवेज अट्रैक्शन। अब देखिए, इस बात को समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए आपके पास में दो पार्टिकल हैं, इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। तो जो है ना, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, सब लोग जानते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू मास पार्टिकल्स और मासिव बॉडीज इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द मासेज, राइट। इट इज ऑलवेज अट्रैक्शन, राइट। तो ये सब जानते हैं। अब मैं यहाँ पे इसके बारे में बात करूँगा। मान लीजिए ये पार्टिकल 1 है, इसको कहते हैं m1, और ये पार्टिकल 2 है, इसे कहते हैं m2। ये बेटा r, इसको r है, राइट। अब मैं कहूँगा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी F इज ग्रेविटेशनल फोर्स, F इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एज पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F is proportional to m1 m2 multiplication and F is proportional to what? F is proportional to 1 upon r square। ये आपका लॉ है। तो देखिए हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे F is proportional to m1 m2 upon r square। ये हो गया कंबाइनिंग द टू स्टेटमेंट्स। इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करेंगे तो ये आएगा, राइट। अब यहाँ पर एक सबसे खास बात ये आ रही है कि F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। दिस कैपिटल G इज व्हाट? कैपिटल G इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। कैपिटल G इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। आप थोड़ा सा बात को समझिए। G is constant of proportionality. It is also called as universal gravitational constant. It is also called as universal gravitational constant। अब ये देखिए यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं इसको? यूनिवर्सल इसको बोलते हैं कि ये किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए कोई भी ऐसा कांस्टेंट जो किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता उसे यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो थोड़ा सा ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। ऐसे सभी कांस्टेंट जो किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करते उन्हें यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। जैसे R PV इक्वल टू nRT, लॉ ऑफ वो थोड़ा गैस लॉ, तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं उसको। वो कभी भी किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। तो देखिए कैपिटल G डज नॉट डिपेंड अपॉन एनीथिंग, अपॉन एनीथिंग। अब इसका मतलब समझिए, डज नॉट डिपेंड अपॉन एनीथिंग, इसकी वैल्यू फिक्स है, इसकी वैल्यू फिक्स है। तो देखिए वैल्यू ऑफ कैपिटल G इज फिक्स्ड ऑलवेज एवरीवेयर, यानी कहीं भी चले जाओ इसकी वैल्यू बदलेगी नहीं। जैसे धरती माता पर हैं तो भी उतनी है, मून पर चले जाओगे तो भी उतनी है, सन पर चले जाओगे तो भी इतनी है, किसी और स्टार पर चले जाओगे तो भी इतनी है, कहीं भी चले जाओ ये वैल्यू बदलने वाली नहीं है, इसलिए इसको यूनिवर्सल कहते हैं। इस पे मटेरियल का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके ऊपर
जो है मीडियम का कोई फर्क नहीं पड़ता, टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि किसी चीज़ से चेंज होता ही नहीं है। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो देखिए कैपिटल जी की वैल्यू मैं बता रहा हूँ 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये आपकी कैपिटल जी की वैल्यू आ गई, करेक्ट। और ये होती फिक्स है, इतनी हमेशा यही होती है। चलिए अब हम इसको रीराइट करते हैं। तो देखिए हैंस एज पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, F इज इक्वल टू माइनस Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। माइनस साइन इंडिकेट्स नेगेटिव साइन, indicates negative sign indicates that both the masses are having, negative sign indicates that both the masses are having tendency to attract each other, and hence there is a tendency to come closer, so distance r will decrease, अच्छा ये तो चलिए एक मतलब वैसे ही मैंने कारण बता दिया। अब हम बात करेंगे इसके वेक्टर फॉर्म का, है ना। तो देखिए वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक डालिए, वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, देखिए वेक्टोरिकली हम इस चीज को दिखाएंगे, है ना। यानी जो अट्रैक्शन है ना उसको हम अब माइनस अपनी तरफ से नहीं लगाएंगे, जैसे अभी मैंने ये माइनस अपनी तरफ से लगाया कि भाई पास आएंगे, यानी कि डिस्टेंस घटेगी तो हमने उसको एक माइनस साइन के साथ में पुट कर दिया, राइट। लेकिन अब की बार में हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम अपने आप वेक्टोरिकली जो डायरेक्शन आएगी सो आएगी। तो देखिए वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जैसे मान लीजिए ये आपका एक्स वाई एक्सिस है, ये एक्स है और ये वाई है। इसमें मान लो दो पार्टिकल्स हैं कोई, यहाँ पे मान लीजिए ये पार्टिकल 1 है m1 और मान लीजिए ये पार्टिकल 2 है m2, है ना, राइट। अच्छा ये आपका ओरिजिन है बेटा। अब अगर इस m1 की बात करूं मैं तो ओरिजिन से m1 का पोजीशन वेक्टर ये r1 वेक्टर है, ये r1 वेक्टर है ना। m2 का जो पोजीशन वेक्टर है वो r2 वेक्टर है, राइट। तो मैं देखिए वेक्टर फॉर्म समझा रहा हूं आपको ग्रेविटेशन की, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, राइट। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि r1 इज पोजीशन वेक्टर ऑफ m1, r2 इज पोजीशन वेक्टर ऑफ m2, राइट। अच्छा अब बात यह है m1 और m2 एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बताइए फोर्स ऑन m1 किधर लगेगा, फोर्स ऑन m1 पर जो फोर्स लगने वाला है वो कौन लगाएगा, m2 लगाएगा, m2 m1 पर फोर्स लगाएगा, है ना। तो वो किस डायरेक्शन में लगाएगा, वो लगाएगा m1 से m2 की तरफ। तो देखिए फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसको हम लिखते हैं F ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, करेक्ट। मैं पता है कैसे लिखूंगा इसको, कैपिटल G तो मैं लिखूंगा ही लिखूंगा, ध्यान दो,
कैपिटल जी तो मैं लिख ही दूंगा, M1 भी मैं लिख दूंगा, M2 भी मैं लिख दूंगा, है ना। अच्छा, 1 और 2 के बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम R12 बोलते हैं, राइट। 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस R12 बोलते हैं ना। तो इसको मैं R12 स्क्वायर भी लिख दूंगा, डिस्टेंस दोनों के बीच की। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब समस्या आ रही है वेक्टर की, कि हम वेक्टर को यहाँ कैसे लिखेंगे। देखिए M1 पर जब हम फोर्स की बात कर रहे हैं तो आपका फोर्स जो है M1 पर M2 आपका M1 को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। M2 आपके M1 को अट्रैक्ट करेगा। तो मैं इस फोर्स की डायरेक्शन कहूँगा इसको R12 कैप। R12 कैप का मतलब है कि डायरेक्टेड 1 to 2 की तरफ, 1 से 2 की तरफ डायरेक्टेड है, 1 से 2 की तरफ डायरेक्टेड है। ये आपका R12 कैप है, करेक्ट, ओके। अच्छा, इट इज व्हाट, इट इज एक्चुअली फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M2। एक काम कंप्लीट हो गया, राइट। चलिए अब हम अगर इसका उल्टा करें तो फोर्स ऑन M2 ड्यू टू M1, है ना। तो देखिए मैं यहां लिख रहा हूं फोर्स ऑन M2 ड्यू टू M1। तो पता है मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1। अब मैं इसको लिखूंगा कैपिटल G M1 M2 अपॉन R12 स्क्वायर। यहां तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है लिखने में। असली समस्या अब आएगी, है ना। वो क्या, अब मैं डायरेक्शन क्या लिखूंगा। देखो M2 जो है उसको M1 अट्रैक्ट करेगा, यानी ये डायरेक्शन ऐसे होगी। इस डायरेक्शन को हम कहेंगे R21 कैप। ये आपका डायरेक्शन है, इट इज वेक्टर फॉर्म, राइट। अच्छा चलिए एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर M1 मास है, क्या है, M1 मास है। यहाँ मान लीजिए M2 है, यहाँ मान लीजिए M3 है, और यहाँ मान लीजिए M4 है। ऐसा हमने मान लिया कि 4 मासेज है, करेक्ट। अब हमें M1 पर सारे फोर्स डिस्कस करने हैं। किस पर, M1 पर। फोर्स ऑन M1 बिकॉज ऑफ 2, फोर्स ऑन M1 बिकॉज ऑफ 3, फोर्स ऑन M1 बिकॉज ऑफ 4। अपने को ऐसा डिस्कस करना है, करेक्ट। तो मैं कहता हूं कि आप थोड़ी देर के लिए सपोज कर लीजिए, सपोज R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर, R4 वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर of M1, M2, M3, M4, राइट। पक्का। अब देखिए होंगे कहीं पर ओरिजिन होगा, कहीं ना कहीं होगा ना। आप ओरिजिन कहीं भी मान सकते हो। चलो आप यहाँ पे ओरिजिन मान लो, ऐसे ओरिजिन मान सकते हैं, है ना। तो बेटा जब ये ओरिजिन है तो इसे कहेंगे हम R1 वेक्टर। ये ओरिजिन से R1 वेक्टर ये है ना। इसे कहेंगे R2 वेक्टर, इसे कहेंगे R2 वेक्टर, इसे कहेंगे R3 वेक्टर, और इसको कहेंगे R4 वेक्टर। कहाँ गया 4, ये रहा, ये R4 वेक्टर। पक्का। चलिए अब हमें सबसे पहले मैं सारे फोर्स लिख दे रहा हूँ, किस किस का, 1 के ऊपर लिखूंगा सारे फोर्स, है ना। 1 के ऊपर लिखूंगा सारे फोर्स। मैं लिख रहा हूँ फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, मैं लिख रहा हूँ कैपिटल G M1 M2 अपॉन R12 स्क्वायर, R12 स्क्वायर। यहाँ तक कोई समस्या नहीं हुई। अब मैं इसकी वेक्टर का डायरेक्शन लिखूंगा R12 कैप, R12 कैप। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है मैंने, राइट। इसके बाद में मैं लिखूंगा F13, इट इज इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 अपॉन R13 स्क्वायर, दैट इज R13 कैप। इसके बाद मैं लिखूंगा F14, यानी कि 1 के ऊपर 4 के कारण फोर्स, तो G M1 M2 अपॉन R14 स्क्वायर, इसे कह देंगे हम R14 कैप,
आर यू गेटिंग द पॉइंट, है ना। अच्छा अब देखिए आगे, इसको मैं और क्या क्या लिख सकता हूँ। देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसके आगे मैं लिखने जा रहा हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। इसके आगे लिख दूँ, लिख रहा हूँ, देखना मैं इसके आगे भी लिखूंगा, इसके आगे भी लिखूंगा, चेक करना। आई विल डू वन मिस्टेक, एक गलती करूंगा मैं, R12 क्यूब और इसको लिख दूंगा R12 वेक्टर, है ना। फिर इसको लिख रहा हूं GM1M3 अपॉन R13 क्यूब और इसको लिख दिया है R13 वेक्टर, इसको लिख दिया है GM1M2 अपॉन M1M4 M1M4 अपॉन R14 क्यूब और इसको लिख दिया है R14 वेक्टर। ये बात एक्चुअली यूनिट वेक्टर जो होता है ना, वो तो वेक्टर अपॉन उसके मैग्नीट्यूड का वो होता है ना रेशियो, इसलिए ऐसा कर दिया गया है। मैंने यहाँ इसको क्यूब कर दिया, वहाँ पे मैंने पूरा वेक्टर लिख दिया, राइट। अब सवाल ये उठता है कि ये क्या लिखा है मैंने। देखिए ये मैंने ये लिखा है, आपको मैं बता रहा हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ। अच्छा मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ कि जो आपकी NCERT वाली बुक है, NCERT वाली जो बुक है, उसमें ये डायरेक्शन सेंस गलत लिया गया है। हाँ सुनिए बात ध्यान से, NCERT वाली बुक में ये वाला जो डायरेक्शन सेंस लिया गया है वो गलत लिया गया है, तो आप उसे फॉलो ना करें। हाँ कभी भी ना माने उसे, कभी भी ना माने। वो बात है कि अलग है, स्कूल टीचर अगर आपको वैसे कराते तो कर आना, ठीक है। लेकिन ये डायरेक्शन सेंस जो मैं ले रहा हूँ वो एकदम एक्यूरेट है, यही लेना है आपको। वहाँ पे डायरेक्शन सेंस उन्होंने पता नहीं उल्टा ले लिया है, क्या ले लिया है, वो उनकी अपनी स्टाइल है। लेकिन ये ध्यान रखिए आपके जितने भी एग्ज़ाम होंगे, इवन बोर्ड का एग्ज़ाम भी, उसमें भी डायरेक्शन सेंस यही सही है। और JEE मेन, JEE एडवांस, बाकी जितने भी कंपटीशन एग्जाम है सब में डायरेक्शन सेंस यही आएगा। यानी कि जो मैं आपको डायरेक्शन सेंस समझा रहा हूँ वो परफेक्ट है। NCERT में इसका उल्टा कर रखा है, तो वो नहीं लेना, है ना, उसको करेक्शन कर लीजिए आप। तो कैपिटल G M1 M2 अपॉन R12 क्यूब। देखना मेरे लिखने का तरीका देखना, इस R12 वेक्टर को मैं लिख रहा हूँ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये देखिए आप, इसको मैं लिख रहा हूँ GM1 M2 अपॉन M1 M3 अपॉन R13 क्यूब और यहाँ लिखूँगा मैं R3 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये समझने की बात है कि मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, कहाँ से आ रही हैं ये वेक्टर वाली चीज़ें, हैं। देखो देखो मैं अभी समझाता हूँ। यह है R4 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ओके। देखो 1 मिनट में समझ में आएगा, 1 मिनट में समझ में आएगा। आपने देख लिया ना वो सब, करेक्ट। चलिए जी अब मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आ जाइए, अपना जो वो था ना डायग्राम, वहाँ पे आ जाइए। कहाँ गया डायग्राम, ये रहा, ये डायग्राम रहा जी, ठीक है जी। यस ये M1 है, ये M1 M2 M3 M4। अब देखो आपको क्या चाहिए, R12 वेक्टर चाहिए ना। सबसे पहले R12 वेक्टर निकालो जी, ये रहा R12। मैंने कहा ये R12 है, ध्यान देना 12, तो दिस इज R12 वेक्टर, पक्का। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। ये क्या है, R1 वेक्टर है और ये क्या है, R12 वेक्टर है। तो बेटे R1 वेक्टर की डायरेक्शन देखो, R1 वेक्टर का एरो देखो, फिर R12 वेक्टर का एरो देखो, देख लिया आप, R12 वेक्टर का एरो देखो, फिर आप R2 वेक्टर का एरो देखिए, देख रहे हैं। अब ये जो ट्रायंगल है, इस पर ट्रायंगल लॉ लग रहा है, वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल लॉ अप्लाई हो रहा है बहुत अच्छी तरह से। R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर, यानी कि आपके पास में R12 वेक्टर क्या आया, R12 वेक्टर आ गया है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। सबके साथ ऐसा ही होगा, सबके साथ ऐसा ही होगा, इसलिए हम एक जनरल रूल बना देते हैं। देखो मैं पिछले वाले उसमें बना देता हूँ डायग्राम में, ये रहा, इसको देखो आप अच्छी तरह से, है ना। अगर मैं R12 वेक्टर की डायरेक्शन लेता हूँ, R12 वेक्टर की डायरेक्शन लेता हूँ,
तो मैं यहाँ से इस एरो को मिटा देता हूँ। मुझे क्या चाहिए, R12 वेक्टर चाहिए। अगर मैं लेता हूँ R12 वेक्टर तो, है ना, तो देखिए ये है R1 और ये है R12 और ये है R2 वेक्टर। तो अब मैं अगर ट्रायंगल लॉ अपना लगाऊं तो ट्रायंगल लॉ में ये दोनों एरो इधर और इधर और फिर ये एरो इधर है, यानी कि आपके पास में डायग्राम के अकॉर्डिंग, ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग R1 एंड R12 वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर आ गया बेटा। अब देखिए R12 वेक्टर क्या आया, R12 वेक्टर आया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये इसका मतलब फिक्स रूल है, ये फिक्स रूल है। अगर आपको वेक्टर पढ़ा होगा आपने मेरे से, तो मैंने आपको वेक्टर में ये चीज़ बताई भी होगी, वेक्टर वाले फॉर्म उसमें। इसलिए एनसीईआरटी वालों ने उल्टा किया है, और वो बिल्कुल नहीं, एकदम गलत ही है, मतलब उसको, उसमें कोई मतलब 100% गलत है। आप उसको मतलब रिडिकुलसली लिया गया है, समझ में नहीं आता क्या करते हैं ये लोग। ये सरकारी लोग हैं ना, इनको यहाँ पे मतलब, क्योंकि भैया सरकार का पैसा है, चिंता है नहीं, कोई कुछ भी लिख सकता है ना, अपनी अपनी। अब देखिए क्या करना है आपको, यहाँ देखो, सॉरी मैं आपको जो है ना इस पे वेक्टर पे लेके जा रहा हूँ कि आपका जैसे अगर मान लो आपको वेक्टर में मैंने बताया था कि अगर ए और बी दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, तो आप बताइए ए बी वेक्टर क्या होता था। ये होता था ए बी वेक्टर, ये ए बी वेक्टर होता था, करेक्ट। अच्छा, अब मैं कहूँगा इसको आर ए, इसको कहूँगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर। अगर मैं इसको ओरिजिन कहता हूँ तो भैया ये आर ए वेक्टर होगा, आर ए वेक्टर होगा, और ये क्या होगा, आर बी वेक्टर होगा ना, पोजीशन वेक्टर यही होगा, करेक्ट। अब बड़ी क्लियर कट बात आ रही है कि आर ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू आर बी वेक्टर, ट्रायंगल लॉ से। तो भाई ए बी वेक्टर इक्वल टू क्या है, आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। बहुत ही क्रिस्टल क्लियर चीज है, कहीं कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। चलिए इसके बाद में मैं, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स इज अ काइंड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स, मान लो आपके पास में एक ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्या है जी, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड ए है, यहाँ मैं m मास रख दूँ, यहाँ मैं m मास रख दूँ, यहाँ मैं m मास रख दूँ, राइट। अब आप बताइए इस मास पर टोटल फोर्स कितना है, यानी इस वाले मास पर टोटल फोर्स चाहिए। तो मैं बताऊँ क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि ये मास इसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये वाला मास भी इसको अट्रैक्ट करेगा, यानी कि दिस मास विल बी अट्रैक्टेड बाय दिस एंड दिस बोथ, राइट। एज दिस मास इज बीइंग अट्रैक्टेड बाय दिस एंड दिस बोथ, वी विल से F1, इसको F1 बोल दो, है ना, और इसको F2 बोल दो, राइट। तो मैं कहूँगा कि F1 जो है उसकी वैल्यू F2 के बिल्कुल बराबर आएगी, क्योंकि कोई डिफरेंस है ही नहीं, है ना। GM अपॉन ए स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी F1 और F2 की, करेक्ट। क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री का एंगल है। तो नेट फोर्स कितना आएगा, देखिए नेट फोर्स F नेट आएगा बेटा अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। चलिए आप F1 स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए, एक काम करो, F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू GM, है ना, इसको लिख दीजिए आप GM स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसको आप F बोल दो, इसको आप F बोल दो, है ना, इक्वल है, तो इसको भी आप F बोलिए, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F F cos 60 यानी 1/2। देखिए क्या आएगा आपके पास F नेट आपके पास में आ गया है F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 3F स्क्वायर। 3F स्क्वायर का मतलब है अंडर रूट 3F। जब अंडर रूट 3F आ गया है तो अंडर रूट 3F क्या आ गया, अंडर रूट 3F आ गया है GM स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये F नेट है, ये F नेट है, इसे कहेंगे नेट फोर्स, करेक्ट
है ना, इसके ऊपर एक चार्ज पर, एक मतलब मास पर। अच्छा, अगर मान लो मैं यहाँ पर एक अलग तरह का सवाल बनाता हूँ, ध्यान दो, सेम क्वेश्चन, यानी सिचुएशन सेम है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। देखिए वापस से, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल मैंने 3 मास रख दिए, ये m और ये m, तीनों रख दिए जी। अब मैं सेंटर के ऊपर एक मास रख देता हूँ, सेंटर के ऊपर एक कैपिटल M मास रख देता हूँ, है ना। अब जब इस सेंटर पर मास रख दिया तो इस सेंटर पर मास का हाल क्या होगा, व्हाट विल बी द नेट फोर्स ऑन द सेंटर। तो देखिए इस पर क्या फोर्स होगा, इस पर ये फोर्स लगेगा इधर की तरफ, ये फोर्स लगेगा इधर की तरफ, और ये फोर्स लगेगा इधर की तरफ। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों तरफ से बराबर फोर्स लगेंगे, इधर इधर इधर, तीनों तरफ से बराबर बराबर फोर्स लगेंगे। तो व्हाट विल बी द नेट फोर्स विल बी 0। तो इस पर 0 नेट फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, 0 नेट फोर्स लगेगा। ठीक है, हम बहुत सारी बातें करेंगे इस तरह की, तो वो अगले लेक्चर में कल कर लेंगे, है ना, क्योंकि ग्रेविटेशन का चैप्टर ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। आज वेडनेसडे है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तक पूरा हो जाएगा, तो दैट इज़ नॉट ए बिग इशू। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, राइट। चलिए, तो हम जो है आज के लिए नमस्ते करते हैं। इसको आप रिवाइज करिए। सबसे बड़ी बात इसमें वेक्टर वाला जो है ना चीज़, उसको अच्छी तरह से रिवाइज करो, फिर बाकी का जो है इसमें बड़ा आसान है, कुछ है ही नहीं। ठीक है, ओके।